देखिएगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स हमने शुरू किया है, जिसमें इंट्रोडक्शन सेक्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें जो उदाहरण बहुत ही कम है और वो कोई खास नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ से बढ़ने से पहले हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखा था एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, है ना। आगे देखिए, हमने देखा था कि वास्तविक संख्या यानी नंबर सिस्टम सबसे पहले होता क्या है, तो हमने इसको फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया, है ना। क्या किया कि एक परमीय और अपरमीय। परमीय में हमने इन सारे पार्ट्स को देखा, फिर जो है अपरमीय को हमने अगले स्लाइड पे देखा है। और यहाँ पे आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी नंबर्स आते हैं, जैसे आप ऐसे भी नंबर देखे होंगे। ठीक है, ऐसे भी नंबर्स आपने देखा होगा, ये भी जो है ना हमारे अपरिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे हमने देखा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं किसे हैं। देखिए, इस जनरली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग पहले भाग भाग पढ़े थे ना, वही भाग है, बस इसका यूज जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है अब यूज करके ना हमें सीखना है HCF निकालना। क्या सीखना है? HCF निकालना। ऐसे कैसे नंबर्स का भाई, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के जो है हमें HCF निकालना सीखना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, इस थ्योरम को याद रखोगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्गोरिथम शब्द क्या है, तो भाई ये एल्गोरिथम जो है हमें एक मेथड देता है, एक प्रक्रिया देता है, जिससे हम अन्य समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका पता लगता है। प्रमेय क्या होता है, तो भाई प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको यूज कर हम अन्य स्टेटमेंट को सिद्ध करते हैं। ठीक है, और ये एल्गोरिथम शब्द कब आया, तो 9वीं शताब्दी में आया। कहां से आया, तो अल-ख्वारिज़मी एक गणितज्ञ थे, जिनके नाम से लिया गया था। ठीक है, तो वास्तव में जो है अलजबरा शब्द की उत्पत्ति इन्हीं की लिखी गई किताब हिसाब अलजबर से लिया गया है, अलजबरा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 से, और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, पीछे हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया है, अब हम देखेंगे इसके प्रश्नावली को। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 135 और 225 का जो है ना HCF निकालिए, लेकिन आपको किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो देखते हैं हल। ठीक है, देखिएगा हल में सबसे पहले आपको देखना है कि 135 और 225 में कौन छोटा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 135 छोटा है। जैसे ही 135 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 135 से जो है ना 225 को डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, और जैसे बचपन में हम लोग डिवीजन मेथड से जो है ना HCF निकालना सीखा था, वही वाली प्रक्रिया हम यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, चलोगे तो देखोगे क्या हो जाता है भाई, 135 225। ठीक है, तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो 135 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 0, और इधर में 12 से 3 गया तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 से 3 गया तो 9, क्या बच जाएगा 9, और ये तो हो जाएगा हमारा खत्म। अब जैसे ही ये वाला 90 जो है रिमाइंडर बच गया, तो अगर रिमाइंडर बच गया तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या को जो हम कहाँ ला देते हैं, इस वाली संख्या को हम ला देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं 135। ठीक है, 135 रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। 91 जा 90, 92 जा 180, जो कि अधिक हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में लगेगा 90, तो ये हो जाएगा क्या भाई, तो ये हो जाएगा 5, और इधर 13 में से 9 गया तो बच जाएगा 45। ठीक है, अब 45 बचा तो क्या करेंगे, 45 को ऐसे करेंगे, और ये 90 को जो है हम यहाँ पे पुट कर दें। HCF निकालना तो लगभग सबको आता होगा, उम्मीद है मुझे कि आपको आता है। ठीक है, आ जाओ, तो 45 टू जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा 90। ठीक है, और अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया है ना, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, नहीं तो रिमाइंडर बचता तो फिर जो है हम 45 को जो है इधर में लाते आगे की साइड। ठीक है, अब चलोगे यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम का यूज करके जो है हमको इस समस्या को सॉल्व करनी थी, लेकिन हमने तो ये बचपन वाली बात यूज कर लिया ना, बचपन वाली बात यूज कर लिया, और इसकी यूज करने की जरूरत तो हमें थी नहीं, है ना। हमें तो यूक्लिड डिवीजन को देखना था, लेकिन असल बात वहां नहीं है प्यारे बच्चों। बात वहां है कि जब तक आप इस बात को नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको बहुत समस्या होने वाला है। किस बात में? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने में। ठीक है, तो आओ अब हम सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, देखोगे यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, यूक्लिड अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आर जो है बड़ा बराबर होता है 0 से और छोटा होता है b से। ठीक है, तो आओगे, अब जो है हम स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, स्टेप 1, है ना, चरण 1 लिख सकते हैं, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है समझोगे। पहला क्वेश्चन को बड़ी ही डीप से समझाने वाले हैं आपको। ठीक है, यहाँ देखोगे, ये वाला जो पहला पार्ट है, ये वाला देखो, यहाँ से लेकर के जो है इस वाले पार्ट को आप गौर से देखो। तो इस वाले पार्ट में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए का वैल्यू क्या होगा? 225 होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी, 225 होगा सर। ठीक है, चलो जी, बड़ा अच्छा है ना, 225। तो यहाँ पे जो है बी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो जिससे भाग लगाया जाता है वो बी का वैल्यू होता है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 135। ठीक है, इनटू, ठीक है, क्या मिला है? क्यू क्या मिला है? क्यू का वैल्यू 1 मिला है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1। ठीक है, प्लस आर का वैल्यू क्या मिला है प्यारे बच्चों? तो 90, है ना, तो हम लिख देंगे आर का वैल्यू 90। अब देखना जरा, यहाँ पे आर जो है क्या है? बराबर नहीं है 0 के, और जब तक आर का वैल्यू यहाँ पे 0 ना मिल जाए आपको, तब तक जो है आपको स्टेप्स बढ़ाने होंगे। ठीक है तो अब हम देखेंगे स्टेप 2। क्या देखेंगे? स्टेप 2 यानी चरण दूसरा चरण। ठीक है, दूसरे चरण में अब हमको क्या करना है, देखोगे गौर से, दूसरे चरण में हमको क्या करना है। ठीक है, तो देखोगे दूसरे चरण में हम इस वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट पे हम ध्यान देने वाले हैं दूसरे चरण में। ये है हमारा दूसरा स्टेप और ये है हमारा पहला स्टेप। ठीक है, आओगे दूसरे स्टेप में जो है ए का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? आप ही बता दो, आप ही बता दो क्या है भाई? तो ये है, आप कहोगे कि 135 है सर। ठीक है, हम भी जानते हैं कि आप यही बोलने वाले हो। ठीक है, और उसके बाद बी का वैल्यू 90 बताओगे, और क्यू का वैल्यू फिर से आप 1 बताओगे, और आर का वैल्यू जो है आप क्या बताओगे? अब यहाँ पे बताओगे 45। क्या बताओगे? 45। तो हमने लिख दिया क्या? 45। आपके कहने से लिख रहे हैं, देखोगे आर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? यहाँ पे अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं है, यानी इसका मतलब है कि हमें तीसरा स्टेप भी चलना पड़ेगा सर, है ना। तो जी हाँ बच्चों, आपको अभी तीसरा स्टेप भी चलना होगा। ठीक है, आ जाओगे जरा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? तो 90 है ना। अब लास्ट वाले स्टेप में यही देखोगे ना, यही वाला स्टेप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 90, तो साथ में बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और इनटू का क्या है प्यारे बच्चों? क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या है? 2 है, तो आपने रख दिया 2, और प्लस का रिमाइंडर कितना है भाई? तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। अब देखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। और जैसे ही आर का वैल्यू 0 हो जाए, जैसे ही आर का वैल्यू 0 हो जाए, तो प्यारे बच्चों वहीं पे जो है ना, जो आपके बी का वैल्यू होता है, जो आपके बी का वैल्यू होता है, वही वैल्यू जो है ना उसका HCF हो जाता है। बी बराबर कितना मिल गया? 45 मिल गया। ठीक है, बी बराबर कितना मिल गया? 45 मिल गया। तो अब हम लिखेंगे अतः 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 135
है ना 135 और 225 का HCF, 225 का HCF, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना मिला है हमें 45, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएंगे कि आपको जो है ना ये डिवीजन वाला प्रोसेस जो है ये नहीं बताएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी करना पड़े लेकिन इस प्रोसेस को करना तो पड़ेगा, बिना किए तो आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे ढंग से सोच पाते हैं तो वो जो है लिख पाते हैं, ठीक है। तो मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कोर्स को उनके लिए बेसिकली शुरू किया हूँ जो विशेष रूप से कमजोर हैं और कोचिंग क्लासेस में जाकर के जो है ना सवाल नहीं उठा पाते हैं टीचर से, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कोचिंग क्लासेस में होता क्या है कि जो बच्चे तेज होते हैं और उनको डिस्टर्ब होता है तो टीचर्स जो है ना इन बच्चों को जो है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ भी इग्नोरेंस फील नहीं होने वाली है और आप यहाँ पे एकदम बेसिक स्टेप्स का यूज करके जो है सॉल्यूशन को पा सकोगे, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप अगले क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। अन्यथा मैं अगर अगले क्वेश्चन को करूंगा तो फिर तीसरे क्वेश्चन को नहीं करने वाला हूँ। बता दो जल्दी से कमेंट में कि किसको कर दो। चलो, मेरा मर्जी है कि मैं आपके लिए जो है ना पहले वाले क्रिया को दूसरे वाले नंबर को छोड़ देता हूँ और तीसरे वाले को जो है थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। आप देखोगे बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ और है ही नहीं, ठीक है। आ जाओगे, यहाँ पे हमें पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऐड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 से 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 क्या है, 875, 876 क्या है, 867 और 255 क्या है, 255, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, 867 और 255, ठीक है। चलोगे, देखो तो अब आप बताना जरा, अब आप बताना कि यहाँ पे 867 और 225 में कौन बड़ा है। आप कहोगे सर 867 बड़ा है ना। तो जैसे ही आपको ये बात पता चल जाए तो छोटे वाले नंबर से जो है आपको बड़े वाले नंबर में डिवाइड लगानी है, ठीक है। और देखो, आप क्या कर सकते हो इसमें, तो आप इसको 3 टाइम्स में डिवाइड लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। देख लो जरा, 3 टाइम्स में आप डिवाइड लगा भी सकोगे तो क्यों लगाओगे, ठीक है। 225 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 675। और आप कहते हो कि नहीं सर हम 4 से भी तो लगा सकते हैं, तो लगा के देख लो यार। 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 10, बचेगा कितना 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 900 हो जाएगा, जो कि जो है ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम्स में कितना लेके चलेंगे, 675, कितना लेके चलेंगे 675, ठीक है। अच्छा, घटा दो तो ये मिल जाएगा क्या प्यारे बच्चों, ये आपको मिल जाएगा 3, है ना। और सॉरी 3 नहीं 2 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा 2। और इधर हो जाएगा 16, 16 में से 7 चला गया, तो 7 चला गया तो क्या हो जाएगा भाई, तो इधर से मिल जाएगा आपको 9, और इधर 7 में से 6 चला गया, कितना बच जाएगा 192, ठीक है। अब आपको जस्ट ऐसे करना है और 225 को यहाँ लेके आना है। अब डिवाइड लगाइए, 192 से 2 टाइम्स में तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इससे जो है वो अधिक हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में लगा सकते हैं 192, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो जी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 3 बच जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आओगे तो 12, 12 में से 9 चला जाएगा तो फिर आपको 3 ही बच जाएगा, ठीक है। अब बढ़ो 192, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 192,
तो आप इसको कितने टाइम्स में लगा सकते हो, तो आप इसको कहोगे कि सर हम जो है ना 6 टाइम में लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं 6 टाइम में लगेगा या नहीं। ठीक है, तो 6 3 जा 18 का 8 बचेगा 1, 6 3 जा 18 और 1 18 और 1 19। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा तो नहीं लेकिन ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ना हम इसको क्या करेंगे 5 टाइम्स में लगा देंगे। तो 5 टाइम्स में लगाएंगे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 का 5 बचेगा कितना 1, 5 3 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 165। ठीक है, अब आ जाओ इसको आप घटा दो जी, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक है, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। चलो जी, तो फिर आप लेके आ जाओगे 33 को यहाँ पे। ठीक है, 33 को यहाँ पे लेके आओगे तो 1 टाइम्स में लगा दोगे, कहोगे सर 27 हो जाएगा। ठीक है भी, हम भी मानते हैं कि हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे 13 में से 7 गया तो इधर से आपको बच जाने वाला है 6 और इधर से तो कुछ नहीं बचने वाला है, तो ये तो हुआ खत्म और ये आ जाएगा 27 अब यहाँ पे। ठीक है, देखोगे 6 6 5 जा 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो इसलिए हम 6 4 जा लगा देंगे 6 4 जा 24। ठीक है, तो फिर बच जाएगा क्या 3, फिर हम इसको लेके आ सकते हैं यहाँ पे और इसको लगा देंगे 6। ठीक है, तो 6 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे जो है अब ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये तो HCF जो आप प्रोसेस जानते हो पहले से, वही क्रियाएं आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, अब चलोगे, अब हम इसको यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है इसको लिखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। आ जाओगे यहाँ पे, अब हम देखते हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब हम देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे है ना। यूक्लिड, तो यार यूक्लिड बराबर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या करना है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस का R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा बराबर और B से छोटा है ना। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, क्या होता है, तो आप यहाँ ब्लैक वाले को देखो और ये रिमाइंडर बचा है ब्लू वाले उसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 867 ए के जगह पे बराबर 225 इंटू का 225 इंटू का क्या हो जाएगा अभी 3 हो जाएगा और प्लस का रिमाइंडर कितना बचा 192 बचा और यहाँ पे आर का वैल्यू जो है बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो जब तक बराबर नहीं है तो दूसरा स्टेप चलेंगे, तो दूसरा स्टेप में क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे अब आपका जो यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे जो आपका आया होगा ना बी का वैल्यू, वही यहाँ पे अब ए का वैल्यू बन जाएगा 225 इक्वल्स टू, फिर आप देखोगे 192 जो आपका रिमाइंडर बचा था वो आपके ए के जगह सॉरी बी के जगह पे आ जाएगा और क्यू का वैल्यू तो आपको देखना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1। ठीक है, और प्लस का रिमाइंडर क्या बचा है तो वो हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि आर का वैल्यू जो है अभी भी बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो तीसरा स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में जो है आप देखोगे फिर आपके बी का वैल्यू बन जाएगा ए का वैल्यू और आपका आर का वैल्यू बन जाएगा आपके ए का बी का वैल्यू और इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 5 और प्लस का कितना है जी 27। ठीक है,
तो देख रहे हैं क्या r का वैल्यू जो है बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे कितना, चौथा स्टेप। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा आपको, तो 33 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 इंटू का 1 प्लस का 6। और अब भी देख रहे हैं क्या कि r का वैल्यू बराबर नहीं है 0 के। तो चलेंगे हम पांचवा स्टेप। ठीक है, पांचवा स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक है ना, 27 वाला तो हो चुका है ना। अब ये 27 आ जाएगा आपका b का वैल्यू, तो इसका r चला जाएगा आपके, सॉरी a का वैल्यू 27, तो b हो जाएगा आपको 6 और इंटू 4 प्लस का रिमाइंडर कितना बच गया प्यारे बच्चों, 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, r इक्वल्स टू का नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब यहाँ r का वैल्यू 0 ना हुआ तो हम चलेंगे अब छठा स्टेप। ठीक है, तो छठा स्टेप में क्या हो जाएगा, जो b का वैल्यू है वो a का वैल्यू यानी 6 और जो रिमाइंडर है वो b का वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस का 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे r का वैल्यू जो है क्या है, 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो b का वैल्यू मिलेगा जब r का वैल्यू जो है 0 हो जाए तो वहां पे जो b का वैल्यू होगा वही जो है हमारा आंसर हो जाता है। और इस तरह से जो इसका HCF हो जाएगा कितना। ठीक है, तो होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। चलेंगे अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ में। ठीक है, तो आपको बस ये बात याद रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो है 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होता है, और उसके बाद जो है ऐसे आपको डिवाइड वाली प्रोसेस से जो है आपको एचसीएफ निकालना है। फिर आपको स्टेप्स ढूंढते हुए जो है इस वाले पार्ट को लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है, और अब जो है आप हर तरह के क्वेश्चन को जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलोगे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आओगे तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हल लिखते समय हमको एक चीज लिखना होगा हल में। ठीक है, लिखना होगा क्या, माना कि ए कोई धनात्मक माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है, क्योंकि क्योंकि संख्याएं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, के रूप का है। ठीक है जी, तो इसलिए r का वैल्यू जो है हम मानते हैं, माना क्या है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसलिए जो है हम आएंगे कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करें। इसलिए यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है बड़ा बराबर होता है 0 से और छोटा बराबर होता है b से। ठीक है, देखोगे लेके चलेंगे यदि यदि आर बराबर 0, ठीक है, इसलिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखोगे ए तो ए ही रहेगा क्योंकि हमने इसको धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। ठीक है, ए इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हमने माना है, क्या माना है, बी का वैल्यू माना है 6। ठीक है, देखोगे तो बी का वैल्यू 6, क्यू तो क्यू ही हमारा रहेगा क्योंकि क्यू का वैल्यू हम तो कुछ पता है नहीं, आर का वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू 6 क्यू। ठीक है, यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस r के जगह पे 1। यदि हम r बराबर 2 लेते हैं, देखना इसका बहुत ही बड़ा रीजन है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्यों ऐसे लिख रहे हैं सर, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें। तो ये हो जाएगा 6q प्लस का 2। देखो कि भाई हमने a को विषम पूर्णांक माना है और b को जो है 6 माना है और r का वैल्यू भी हमने 0 1 2 3 4 5 6 माना है। तो सब पे जो है ना बस r का वैल्यू रखते जा रहे हैं और वैल्यू जो है हमारा चेंज होते जा रहा है। ठीक है, देखोगे यदि r बराबर 2 तो इसलिए a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q प्लस का सॉरी r बराबर हम यहाँ 3 लेंगे तो r का वैल्यू अब यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखोगे r बराबर 3 तो इसलिए a बराबर क्या मिल जाएगा, 6q प्लस का 3। ठीक है जी, अब यहाँ देखोगे, ठीक है, अब यहाँ देखोगे यदि हम लेके चलते हैं, यदि r बराबर ना 4, इसलिए a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q प्लस का 4। यदि हम लेके चलते हैं r बराबर 5 तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस का 5। ठीक है, यदि r बराबर 6 इसलिए a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6। ठीक है, अब देखना इसलिए ऐसे लिख देते हैं अब। ठीक है, अब देखना एक बात, मैं जो है ना इसमें से कुछ चीजों को अलग कर रहा हूँ। देखना किस किस को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 कलरों में। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक, यहाँ देखो जब r बराबर हमने 1 लेके चला था क्या मिला, ये वाला। ठीक है, तो देखना यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या मिला है, देखना 6q प्लस का 1। ठीक है, फिर जब r बराबर 3 रखा है, ठीक है, तो r बराबर 3 रखे हैं तो क्या मिला है, 6q प्लस का, वैसे ही r बराबर जब 5 लिखे तो 6q प्लस का 5। ये सभी जो है ना हमें धनात्मक विषम पूर्णांक देंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक वाले हैं। ठीक है, ये सभी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक वाले। ठीक है, अब देखना यहीं पे एक और a का वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, कहोगे क्या सर, देखो यहाँ r बराबर जब हमने क्या रखा है, 0 रखा है, a बराबर क्या मिला है, a बराबर मिला है हमें 6q। ठीक है, 6q जब r बराबर कितना रखा है, जब r बराबर 2 रखा है तो मिला है 6q प्लस का 2। फिर और जब r बराबर हमने 4 रखा है तो क्या मिला है, 6q प्लस का 4। जब हमने r बराबर रखा है, जब हमने r बराबर रखा है 6 तो मिला है 6q प्लस का 6। ये सभी जो है ना धनात्मक 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 सम पूर्णांक को दर्शाते हैं, सम पूर्णांक को दर्शाते हैं। ठीक है, सम पूर्णांक को। तो अब कहोगे सर इसमें तो आपको धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना था,
तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वह विषम रूप में तभी होगा जब जो है वह केवल और केवल 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप का होगा, तभी जो है वह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। नहीं तो अगर ऐसे रूप में आता है तो वह जो है आपको फिर क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसका क्लू क्या है, क्या साबित कर दिए आप इससे, तो हमने आपको बताना चाहा है कि आप देखो यहाँ पे, आप कोई सा भी नंबर उठा के ले लो बाबू और यहाँ पे रखना जरा। देखो वैसे तो इस वाले पार्ट को आपको अभी तक जितना हमने आपको बताया है उतना ही नोट करना है ना। अब यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा क्यों जो है वह इसी रूप का होगा, किस रूप का, इस रूप का क्यों होगा समझोगे। देखोगे हमें ए का वैल्यू मिल रहा है ना, कहाँ से, 6q+1 के रूप का, और हमने क्या दिखाना है, विषम पूर्णांक, और ए को हमने विषम पूर्णांक भी माना हुआ है। ठीक है, तो देखना जरा, तो अगर हम 6 और इस q के जगह पे जो है क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी धनात्मक कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि 1 ले लो यार। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर हमने 1 ले लिया, तो ये और प्लस का 1 है तो इसको वैसे रहने दो। आप इसको सॉल्व करो जरा, 6 और +1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7। आप ही बताओ ये 7 सम संख्या है कि विषम संख्या। आप कहोगे कि सर ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। क्या बोलोगे कि ये विषम संख्या। ठीक है, तो हम भी कहते हैं कि हाँ ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से तो पूरा तरह कटने वाला है नहीं। ठीक है सर, तो अब आप कहते हो कि सर इस 6q+3 में जरा इसको रख के दिखा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने रखा 6 × 1 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 6 + 3 और बराबर कितना 9, और ये भी जो है आपका एक विषम संख्या। अगर आप ये भी सोचते हो कि 6q+5, ठीक है, तो चलो जी आप 6 × 1 करो और प्लस का 5 करो, क्या मिलेगा आपको, 11 मिलेगा, और 11 भी जो है एक विषम संख्या। अब आप कहोगे सर ये 1 पे तो हो रहा है, बाकी सब पे होता है क्या ऐसे, तो आप कोई सा भी नंबर रख के देख लो यार। मैं एक को दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं एक को जो है दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे a बराबर अगर हम लेते हैं 6q प्लस का 1, ठीक है, और हम कहते हैं कि q के जगह पे आप जो है ना 10 रख दो यार, ठीक है, और प्लस का 1 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 60, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा 61, और ये भी तो हमारा एक विषम संख्या है। तो आप q के जगह पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख दो, ठीक है, तो आप जो है क्या पाओगे कि अगर इस रूप में कुछ भी यूज करते हो तो रिजल्ट आपको जो मिल रहा है इस सभी रूप में जो है आपको क्या मिल रहा है कि एक जो है विषम संख्या मिल रही है। जबकि आप किसी में भी रख कर देख लो, इस वाले में जो है आप इस वाले में रख कर देखो, अगर आप इसको रखते हो तो 6 × 1 क्या हुआ 6, 6 एक सम संख्या है, 6 × 1 + 2 तो ये हो जाएगा 8, और 8 भी जो एक सम संख्या है। आप कहते हो 6q + 4, तो आप यहाँ पे रख दो 6 × का 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो यार, 6 दूना 12 4 16, ये भी जो है हमारा क्या है एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगर इस रूप में संख्याएं होंगी तो वह जो है हमेशा सम पूर्णांक देंगी, जबकि इस रूप में होंगी तो ये संख्याएं जो है हमें विषम पूर्णांक देंगी, और यही बात आपको प्रूफ करना है। तो आप इतनी बातों को नोट करो। हालांकि आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो है ये सारी बातें एक्सप्लेन करके नहीं देनी है, आपको जो है जितना हम पहले बताए थे उतना ही जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है, लिख के दिखा देना है। ठीक है, बाकी की ये जो चीजें हैं ये आपको उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा भी देता हूँ, आप समझ चुके होंगे होप। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो आइए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अगर आपको किसी भी तरह का किसी प्रकार का अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपको अगर इस सवाल में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक है, मैं अलग से जब दोबारा से वीडियो बनाऊंगा तो आपको जो है इसके बारे में जो है आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हालांकि मेरा टारगेट है कि मैं जो है ना चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी डाउट्स आपके आने हैं है ना, उन डाउट्स को जो है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे, और एक वीडियो में जो है
टोटली आपको ला करके जो है उस टोटल डाउट्स को जो है सॉल्व करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों कि आर्मी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। इनमें से इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अरे बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिख जाए ना, जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए जिसमें आपको कह दे कि प्रत्येक स्तंभों और समूहों की जो संख्या होगी उसमें समान संख्या चाहिए, तो इसमें जो है ना आप इस तरह के सवाल में जो है ना HCF बिना सोचे समझे HCF, ठीक है। हालांकि आपको सोचना है थोड़ा सा कि आखिर सवाल पूछा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यही बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना है और सेना आर्मी है कि टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करनी है, यानी 32 गो सदस्य, यानी एक लाइन में, एक रो में और एक कॉलम में जो है 32 आदमी ही खड़े होंगे। तो ऐसे में जो है उसकी अधिकतम पंक्ति कितनी बनेंगे और अधिकतम रो जो है कितने बनेंगे, यानी वो किसमें कितने स्तंभों में जो है मार्च करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आप यहाँ पे एक ही चीज ढूंढो, ठीक है, कि नंबर्स क्या हैं। तो ये है 616 और ये क्या है जी 32। ठीक है, आप पहले ये बता दो कि इसमें जो है ना बड़ा छोटा कौन है। तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, तो जैसे ये बड़ा है ना तो आप 32 से जो है ना 616 को डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर 32 से हमने डिवाइड लगाया तो ये 1 टाइम्स में हो जाएगा हमारा, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, तो अब क्या किया जा सकता है कि आपको देखना है कि इतना जो है कितनी बार में आ जा रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर जो है आप इसमें लगा दो किससे भाग, तो आप लगा के चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 32 में जो है ना अगर हम लगाते हैं 3 से नहीं, 3 से भी नहीं, हमने लगा देना है इसको 8 3 के 24, 9 3 27 है ना, 9 से करके देख लेते हैं। ठीक है, 9 से करके देख लेते हैं। तो 9 2 जा 18 का 8 बचेगा 1 और 9 3 जा 27 और 1 28, मीन्स कि ये 9 टाइम्स में लग जाने वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा 288। ठीक है, 288 सही है क्या। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। ठीक है, 32 1 जा 32। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, HCF आपको निकाल लेना, सिंपल सा आपको जो है इसमें HCF कैलकुलेट कर लेना है। 8 बच गया ना, अब आप क्या करोगे इस 32 को लाओगे यहाँ पे। ठीक है, और 32 को डिवाइड लगा दोगे, 8 4 जा 32। ठीक है, कैंसिल आउट और इस तरह से यहाँ पे क्या बचा भाई, तो यहाँ पे जो HCF बचा वो क्या मिलेगा हमें, HCF जो मिलेगा यही होगा हमारा HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 8। इसलिए जो है हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, चलो जी, तो होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगा। बस इस तरह का जब भी सवाल देखो आप जो है ना HCF निकाल देना। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए संख्या 3m या 3m+1 के रूप का होती है। ठीक है, मान लीजिए संकेत में भी आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि संकेत जो है x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करके दर्शाना है कि इनमें जो है ना इनका वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला संकेत हम यूज करेंगे और इसको जो है सॉल्व भी करेंगे।
ठीक है, तो आइए बहुत ही गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन अगर समझ गए तो इस तरह का कोई भी सवाल हो बना दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो ये सीधे आपसे 5 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है, और ये 2 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत छोटा नहीं बनने वाला है ना। तो खास करके मैं बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, अगर ये सवाल आपसे एराइज होगा तो बाबू आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। हाँ, तो चलोगे इसको देख लेते हैं हम जरा। तो क्या कर सकते हैं भाई इसके हल में, तो हल हमें करना होगा सबसे पहले क्या, कि लिखना होगा कुछ चीजें। क्या लिखना होगा, तो लिखना होगा क्या हल में, कि माना कि x कोई धनात्मक, जो आपके हिंट में दिया है ना वही चीज हम लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए b बराबर जो है, b बराबर क्या हो जाएगा 3। क्यों भाई, क्यों 3 होगा, क्योंकि जिस संख्याओं को हमें लेके आना है 3m के रूप में वह कुछ ऐसी है, क्योंकि 3q कमा 3q प्लस 1 कमा 3q प्लस 2 के रूप की संख्याएं हैं, रूप की संख्या है, रूप की संख्या है, ठीक है जी। इसलिए 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 हमें मानना होगा, माना r बराबर 0 1 2, ठीक है, और 2 तक ही लेते हैं, ठीक है, इसी से मेरा काम हो जाएगा, जितना हमें दर्शाना है उतना इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, इसलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, इससे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या है, प्रमेय का a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है छोटा बराबर होता है, बड़ा बराबर होता है बी से, 0 से, और छोटा बराबर होता है बी से, ठीक है। सेम कुछ क्रियाएं वही करनी है हमें, तो यदि r बराबर हम लेके चलते हैं, यदि r बराबर लेके चलते हैं 0, ठीक है, तो इसलिए क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर, ठीक है। अब a की जगह पे हम इसके जगह पे ना x की जगह पे a भी मान सकते हैं, ठीक है, हाँ x की जगह पे a भी मान सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे आप a ही मान लो, ठीक है जी, इसकी जगह पे आप a ही मान लो, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस का r, ठीक है, तो क्या मिलेगा, b की जगह पे 3 है, और q तो q, r का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा 3q, ये बराबर क्या मिला 3q, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, कि आपको क्वेश्चन में ये बात बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इसको जो है ना इस रूप में आ जाएगा 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। तो हमने तो ये संख्या लाया a इक्वल्स टू 3q प्लस 3q, अब इनका हम करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, ठीक है। अब देखो a का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर, है ना, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको तोड़ के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताना, आपको दिखाना है कि इसका a का वर्ग जो है, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के रूप का है, इसको m बनाने के लिए
हम अपने से हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इतना के जगह पे जो है ना 3q के स्क्वायर के जगह पे जो है ना हमें क्या करना होगा, इतना के जगह पे जो है ना हमें मानना होगा, क्या मानना होगा, m मानना होगा। तो 3 इंटू कर देंगे m, तो मिल जाएगा क्या 3m, क्या मिल जाएगा 3m। और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है, m माना। तो हमने इसको इस रूप में दिखा दिया। इसी तरह से जो है, इसी तरह से इसके बाकी वाले पार्ट को भी, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 1 तो a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। तो अब दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है जी। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a का वर्ग हमें निकालना ही है, तो निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा 3q, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है 2ab, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो a की जगह पे 3q काम कर रहा है, तो 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3q इंटू बी की जगह पे क्या काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो 1 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6 1 जा 6, तो 6q और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो अब आप इसमें से जो है ना क्या करोगे 3 कॉमन ले लो। कितना में से भाई आपको 3 कॉमन लेना है, तो केवल इतना में से जो है ना आपको 3 कॉमन लेना है, ठीक है। केवल 3 कॉमन लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। वैसे उसमें q भी कॉमन है, लेकिन जो है आपको q को कॉमन में नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर अब प्लस 3 2 जा 6, तो 2 हो जाएगा अंदर में, 3 तो बाहर में है, और प्लस 1 जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है। अब आपको दिखाना है क्या, देखो यहाँ पे क्या दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप का। कैसी संख्या भाई 3q प्लस 1 वाली जो है कैसी होनी चाहिए 3m प्लस 1 के रूप में। तो आप जो है आप बताओ, इतना के जगह पे जो है m मान लेते हैं, अगर इतना के जगह पे हम m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 के रूप का नहीं होगा, हो जाएगा। तो आपने लिख देना है यहाँ पे 3m प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है ब्रैकेट में चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर का m माना, ठीक है, माना है ना। और इस तरह से किया गया 3m प्लस 1। इसी तरह से अगर आप चाहते हो यदि r बराबर 2 का निकालना, तो आपके लिए हम आपके होमवर्क में छोड़ रहे हैं, r बराबर 2 आपको लेके आना है और इसके लिए जो है ना आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना होगा, तो ये होगा आपको 3m प्लस 4 के रूप का, ठीक है। 3m प्लस 4 के रूप का जो है यदि r बराबर 2 लेकर आप चलोगे, r बराबर 2 लेके चलोगे तो आपको ये सिद्ध करना होगा 3m प्लस 4 के रूप का होता है। इस बात को आप प्रूफ करोगे। होप अब आओ एक बार फिर से जो है हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आ जाना जरा देखना। क्या भाई हमने पहले लिखा कि माना कि ए कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b जो है b बराबर 3, क्यों, क्योंकि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप की है। अब देखो क्यों हमने लिया है, अगर हम इसको लिखें a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इसका कंपेयर करें a इक्वल्स टू bq प्लस r से, तो b की जगह पे हमें क्या मिल रहा है
क्या मिल रहा है, बी की जगह पे 3 मिल रहा है। इसलिए जो है ना हर सब में जो है ना 3 है शुरू में, इसलिए हमने बी की जगह पे क्या लिया है, 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप आगे समझो। ठीक है, ये रूप की है ना। मान लिया कि r बराबर 0 1 2। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने क्या किया, यदि r बराबर 0 तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो मिलेगा क्या हमें 3q। दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो क्या मिला, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर 9q²। इसको हमने कॉमन लिया तो बचा क्या 3m। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3q की स्क्वायर के जगह पे जो है ना हमने क्या मान लिया, इधर में m मान लिया। इस तरह से ये संख्या क्या हो गई, 3 रूप की हो गई। और हमें दिखाना था 3q जो है कैसा होता है, 3m के रूप का होता है, तो हमने दिखा दिया, है ना। इसी तरह से r बराबर 1 हमने लिया तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। दोनों तरफ जब आप वर्ग करोगे तो आपको मिल जाएगा a का स्क्वायर अब बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे तो आपको कुछ इतना मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, आपको जो है ना 9q स्क्वायर प्लस 6q में से जो है ना 3 को कॉमन ले लेना है। तो 3 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, और इसके जगह पे जो है आपको क्या करना है, इसके जगह पे जो है आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पे m मान लेना है। बाकी आप m इंटू 3 लिख सकते हो, 3m आप प्लस का 1, है ना। तो इस तरह से ये बातें हमें सिद्ध हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमने आपके काम के लिए छोड़ा है कि r बराबर 2 ले लो और इसको प्रूफ करना 3m प्लस 4 के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको ढंग से समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक इसी तरह का जो है इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और वहां पे जो है ना हमें ठीक इसी रूप का यूज करके जो है ना हमें क्या करना है, लेके आना है क्या चीज, इसका प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वह जो है 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे अभी हमने किया था वर्ग वाला, ठीक वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। बस जहां पे जो हमने उसमें वर्ग किया है वहीं पे अब घन करेंगे। ठीक है, तो आज ये देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे इसके हल करते समय हमको करना क्या है। ठीक है, तो इसमें हल करते समय पहले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना होगा, जैसे कि हमने उसमें माना था, माना कि ए कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए p इक्वल्स टू 3। क्यों कि संख्याएं 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप की है, के रूप की है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो r का वैल्यू क्या मानना होगा, इसलिए r का वैल्यू क्या है जी, तो r के वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 1 2, तो r बराबर 0 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, और मान करके जो इस चीजों को हम दर्शाएंगे। ठीक है, अब चलिएगा b की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि संख्या देखिए संकेत तो दोनों ही क्वेश्चन के लिए जो है ना सेम लागू होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन के लिए जो है ना संकेत सेम लागू होगा। यही वाला संकेत जो है ना, यही वाला संकेत जो है ना, यही वाला संकेत जो है ना यहाँ भी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, आ जाओ तो देखोगे, है ना। तो इसलिए जो है ना हमको क्या करना होगा कि दिखाना होगा अब यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है बड़ा बराबर होता है 0 से और छोटा बराबर होता है b से। ठीक है, इसलिए यदि यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या मिल जाएगा भाई, अभी हमने आपको ला कर दिखाया है पीछे, थोड़ा सा हम शॉर्ट यहाँ पे यूज 3q। दोनों तरफ क्या करेंगे, जहाँ पे हमने वर्ग किया था
वहां पे हम घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन घन करने पर, ठीक है। तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, ठीक है। क्या मिल जाएगा, a का क्यूब हमें मिलेगा a क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और q का क्यूब हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 को कॉमन, देखिए हमें क्या दिखाना है, 9m दिखाना है ना, देखिए यहाँ पे आपका टारगेट है 9m दिखाना है, ठीक है। तो 9m दिखाना है तो इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 9 3 27, 3 q का क्यूब। अब देखो आपको 9m लेना है तो बस इस जगह पे जो है, बस इस जगह पे जो है ना आप m ले लो, m ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m। अब यहाँ पे बस आप लिख देना, क्योंकि 3q के पावर q यानी पावर 3 बराबर हमने माना है बराबर m, क्या लिखा, माना, ठीक है। बस इतना कर देना है, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है हम फिर आपको दिखाएंगे उसी वाले तरीके से जो है ना, यहाँ पे अब हमको लेके चलना है, यदि यदि r बराबर, यदि r बराबर 1, ठीक है, तो संख्या क्या मिलेगा, एक इक्वल्स टू 3q प्लस 1, इसी को तो आपको लेके आना है, इसका इसका घन जो है लेके आना है किस रूप में, किस रूप में लेके आना है, तो 9m प्लस 1 के रूप में। तो दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करोगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखना जरा, इतना का क्यूब जैसे ही आप करोगे तो बस आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वह फॉर्मूला क्या है भाई, तो वह फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। आप बताओ आपको याद है क्या, याद है तो कमेंट में पिन कर दो जल्दी से। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। चलो जी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके जो है ना हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा देख लेते हैं हम, ठीक है जी। आ जाओ, इसका यूज करके जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, एक जगह पे क्या काम कर रहा है भाई, 3q काम कर रहा है, तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का क्यूब, ए का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और इंटू बी का इंटू बी तो 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 3q प्लस सॉरी इंटू 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 बी का स्क्वायर यानी क्या, 1 का स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक है। तो अब आप इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और क्यू का क्यूब हो जाएगा पावर 3 प्लस 3 का 3 और गुणे 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर गुणे 1 तो गुणे 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3q और इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस 1 क्यूब तो 1, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो 27 क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 3 9 27 गुणे 1 27 ही होगा, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू प्लस का 1, ठीक है। अगर आप जो है इसमें से हमको दिखाना क्या है, 9m प्लस 1, तो यहाँ से जो है अब आप कॉमन कर लो यार, क्या कॉमन करना है आपको, यहाँ पे जो है 9 कॉमन करना है, तो 9 कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, तो बच जाएगा 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 क्यू का पावर 2 प्लस प्लस क्यूब और ये प्लस 1 जैसे है वैसे ही इसको रहने दो, ठीक है, वैसे ही इसको रहने दो। और अब बताना आप हमें
कि इतना के जगह पे अगर तुम m मान लेते हो तो m मान लेते हो तो क्या मिल जाएगा, इतना के जगह पे m लिख दो 9 इंटू एम, ठीक है, और प्लस का 1, और बस आप यहाँ पे लिख देना क्योंकि 3 का पावर क्यूब प्लस 3 का पावर 2 प्लस क्यूब बराबर m माना, बस यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से हमने क्या क्या दिखाया कि 3Q जो है, हमने दिखाया क्या क्या चीजें, यहाँ पे देखिए हमने ये दिखाया कि 3Q जो है 9m के रूप का होता है, और 3Q प्लस 1 जो है 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसे ही जो है आपको r बराबर 2 लेना है, और फिर आपको दिखाना है कि a बराबर 3Q प्लस 2 जो है, यह जो है किस रूप में होगा, यह जो है होगा 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इस बात को जो है आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर होमवर्क में जो भी चीजें हम दे रहे हैं आपको, अगर वो चीजें आपसे नहीं होती हैं, वो चीजें आपसे नहीं होती हैं तो जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, ठीक है। क्योंकि जो है ना अगला जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो डाउट वाला जो वीडियो आएगा उसमें जो है आपके टोटल्स डाउट जो है कैप्चर किए जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों को समझ चुके हैं, और इस तरह की अब कोई भी प्रश्न आपके सामने अगर आते हैं तो आप जो है उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।